अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल अब सभी का। आई होप सब अच्छे से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होंगे। तो गर्मी बहुत थी लेकिन कल से थोड़ा सा माशाल्लाह राहत है। तो आज मैं आ गई हूँ पापा के घर और कई दिनों से मन काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ था क्योंकि मैं लास्ट सैटरडे को पापा के घर गई थी और आज भी सैटरडे ही है। तो कई दिनों से अमान का एग्ज़ाम चल रहा था तो उसमें हम लोग बिज़ी थे और कहीं फिर आना जाना नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही आज अमान स्कूल से आए और अभी सुबह के 10:30 बज रहे थे और हम तीनों फटाफट तैयार हुए और निकल पड़े यहाँ पर। तो जैसे मैं यहाँ पर आई तो पापा भी थे और फिर उनसे थोड़ी सी बात हुई, फिर वो निकल गए क्योंकि वो तकरीबन 10 से 11 के बीच में निकल जाते हैं। तो अभी हम लोग पापा के रूम में ही हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कहीं भी बैठने के लायक नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि चारों तरफ से पापा का रूम बंद है, यानी पीछे भी और दाएं बाएं हर तरफ से घर बने हुए हैं। तो ये रूम थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा होता है और रूम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये हैं बेबी फ़ायज़ा और ये अभी आप देखिएगा वीडियो में कंटिन्यू, ये सिर्फ मुझे ही देखे जा रही थी क्योंकि ये पता नहीं क्यों मुझे गौर से देखती रहती हैं और मुझे ये बहुत प्यारी लगती हैं माशाल्लाह। तो इनको बड़ी जल्दी है चलने की और खड़े होने की, हालांकि भी छोटी हैं। तो ये दूर मैं खड़ी थी तो भी वहाँ से भी मुझे कंटिन्यू देखे जा रही थी और मुस्कुरा रही थी। तो जैसे हम लोग पहुँचते हैं और बच्चे अमान अमानत को देखते हैं तो एकदम से खुश हो जाते हैं। और आज यहाँ पर आहिल नहीं थे और बहुत सूना सूना लग रहा था क्योंकि जैसे ही मैं एंट्री करती थी पापा के घर तो आहिल सबसे पहले मुझे दिखते थे और कहते थे, अरे सीमा आंटी आप आ गई। लेकिन अभी वो नसीमा के साथ गांव चले गए हैं। तो नसरीन शादी में आई हुई थी, इनको आए हुए तकरीबन 12 से 13 दिन हो गए और फिर उसके बाद में नसीमा गांव निकल गई तो यहाँ पर मम्मी अकेले थी तो इनको यहाँ पर अभी रुकना पड़ा। तो बच्चे दिन भर इसी रूम में होते हैं और पापा के साथ भी खेलते रहते हैं जब पापा आ जाते हैं। तो यहाँ पर फ़ायज़ा काफ़ी दूर होती हैं फ़वाज़ से क्योंकि फ़वाज़ उनकी बहुत पिटाई करते हैं। और यहाँ पर ये फ़वाज़ का जो खिलौना था मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो नसरीन हमेशा सारे खिलौनों को छिपा के रखती है क्योंकि फ़वाज़ कोई भी सामान उठा के बड़ी तेज़ी के साथ फेंकते हैं तो फिर उसका ऊर्जा पुर्जा सब अलग हो जाता है। तो अभी ये बस ताड़े हुए थे और इसको लेके बैठ गए और इसको देख रहे थे और थोड़ा सा निकालने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ से निकलेगा। तो फ़िलहाल फ़ायज़ा जैसे इनके पास पहुँचती ये उसकी पिटाई करने लगते हैं तो फ़ायज़ा काफ़ी ज़्यादा डरी रहती है इनसे और फिर इनको दूर रखना पड़ता है। तो छोटे छोटे से बच्चे हैं और नसरीन 24 घंटे इनको देखती रहती हैं। और कभी मेरा भी दिन ऐसे हुआ करता था। अमान अमानत काफ़ी ज़्यादा छोटे थे और अमान और अमानत के बीच में काफ़ी कम गैप था, यानी कि 14 महीनों का गैप था, यानी 1.25 साल का गैप था। तो काफ़ी छोटे छोटे थे दोनों और नसरीन संभालती थी उन लोगों को। जब मैं कॉलेज चली जाती थी तो नसरीन संभालती थी, तब उसकी शादी नहीं हुई थी और मम्मी संभालती थी मेरी। तो जैसे ही फ़ायज़ा को नीचे उतारा गया, फ़वाज़ उनके करीब आ गए और फ़ायज़ा इतना ज़्यादा डर गई कि भागने लगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़वाज़ से डरती हैं और मुझे लगता है कि हर लड़की अपने भाई से डरती होगी, आई थिंक मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं अपने भाइयों से बड़ी हूँ तो मुझे कभी नहीं डर लगा किसी से। और मैं भी जब छोटी थी तो बचपन में मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाई डॉक्टर साहब से होती थी। डॉक्टर साहब हमसे 2 साल के छोटे हैं लेकिन सारे भाई बहनों में वो बड़े हैं तो उनको हमेशा ये फ़ील होता है कि वो मुझसे भी बड़े हैं। लेकिन जब मैं नेचुरली बड़ी हूँ तो मुझे वो अलग सी फीलिंग आती है। तो एक ऑर्डर वाला मेरे अंदर नेचर है और सबसे जो घर में बड़ा होता है आई थिंक वो ऐसे ही होता है, उसका नेचर ऐसे ही होता है। फ़ायज़ा बहुत ज़्यादा डरती हैं फ़वाज़ से और फ़वाज़ पिटाई भी करते हैं। तो मैं भी कई बार पिटी हूँ डॉक्टर साहब से, बड़ी होने के बावजूद भी। तो अभी भी हम दोनों बड़े हो गए हैं लेकिन दोनों की जो है सोच मैच नहीं करती है। वो एक अलग रास्ते से हैं, मैं अलग रास्ते से हूँ।
तो ख़ैर यहाँ पर जो है फ़ायज़ा खेलने की कोशिश में लगी थी, लेकिन फ़वाज़ बार-बार उनके करीब आ रहे थे और खुश भी हो रहे थे। जब फ़ायज़ा रो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई लोग बचपन से ही बहनों को डरा के रखते हैं, और बहनें हमेशा ही बड़ी नाजुक से होती हैं, और वो हमेशा ही भाइयों से प्यार की जो है तलबगार होती हैं, लेकिन भाई लोग मुझे लगता है बचपन से जो है पिटाई करते हैं। तो यहाँ पर अमानत आ गई और उन्होंने अभी जस्ट खाना खाया था, लेकिन उनको मैगी खाना था। तो वो जो ये मैगी बना के लेकर आईं, तो इतनी ज़्यादा टेस्टी थी माशाल्लाह, कि मैं जो है कैमरा पकड़ी हुई थी, लेकिन मैं एक हाथ से जो है खाए जा रही थी, और मैं ही जो है फ़ायज़ा को खिला रही थी, क्योंकि फ़ायज़ा जो है थोड़ी-सी चटर-पटर टाइप की हैं, और ये जो है बस ऐसे ही तीखी-तीखी चीज़ें खाना चाहती हैं। तो देखिए कितने आराम से खा रही थी माशाल्लाह ये। तो अमानत जब यहाँ पर आती हैं, तो उनको बड़ा काम करने का मन करता है, और कई बार मैंने आपको बताया होगा कि जब भी अमानत पापा के किचन में आती हैं, तो उनको बहुत जो है शौक़ होता है कि मैं ये बनाऊँ वो बनाऊँ। तो यहाँ पर फ़वाज़ के डर से जो सारे खिलौनों को ऊपर रख दिया गया था, क्योंकि बस जो है फ़वाज़ कुछ भी इसमें से उठा के फेंक देंगे, तो वो जो है तुरंत जो है उसका काम तमाम हो जाएगा। और यहाँ पर फ़ायज़ा मैगी की तलाश में आगे बढ़ते हुए जा रही थी, लेकिन फिर अमानत वहाँ से उठ रही थी, क्योंकि अमानत को खाना था। तो ख़ैर बचपन से ही भाई-बहनों के बीच में नोक-झोंक चलती रहती है, और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर सब भूल-भाल जाते हैं। तो अभी तो हमारी डॉक्टर साहब से कोई ऐसी रंजिश नहीं है, बस मैं थोड़ी-सी इस्लामिक टाइप की हूँ, और वो डॉक्टर हैं, तो फिर हम दोनों के रास्ते थोड़ा-थोड़ा जुदा हैं। तो हम माशाल्लाह 3 भाई हैं, और डॉक्टर साहब से छोटे जो बीच वाले भाई हैं, वो भी थोड़े से जो है दुलारे हैं घर के, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले मिजाज के हैं। और जो हम लोग का छोटा भाई है, वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग से घुला-मिला है। तो जब भी आता है वो भी डॉक्टर हैं, तो जब भी वो आते हैं तो हम लोग जो है बहुत सारी बातें करते हैं। तो यह टैक्सी फवाज़ के पापा जो है यानी आसिफ़ सऊदी अरब से लेकर आए थे। तो इसमें से कई खिलौने ऐसे हैं जो कि सऊदी अरब के हैं। तो ख़ैर काफ़ी ज़्यादा सब अच्छे हैं माशाल्लाह। तो लेकिन नसरीन को इसको जो है रखना पड़ता है, क्योंकि फवाज़ जो है बस इसका जो है कभी भी इसको कुर्बान कर सकते हैं वो। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, और फिर हम नसीन काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे। तो मेरी जो बहन ख़त्म हो गई, उसका नाम महरीन था। तो नसरीन और महरीन बचपन से एक साथ रहती थीं, और इन लोग के बीच में भी उम्र का गैप काफ़ी कम था, यानी 1.25 साल की दोनों छोटी बड़ी थीं। तो नसीन और महरीन हमेशा साथ-साथ होती थीं, और साथ-साथ में उन्होंने स्कूलिंग की, एक साथ कॉलेज गईं। और नसरीन ने भी बीटेक किया, फिर एमटेक किया। तो दोनों ही हमेशा एक क्लास में होती थीं, और दोनों ही हमेशा सब कुछ साथ-साथ में करती थीं। यानी पढ़ाई तो सब साथ में ही करती थीं। तो एक बीच ये दोनों हॉस्टल भी गई थी, लेकिन फिर महरीन को वहाँ पर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको मम्मी की बहुत याद आती थी। तो फिर वहाँ से ये लोग 6 महीने के अंदर चली आई थीं। तो यहाँ पर ये देखिए फ़वाज़ सारे खिलौनों को उठा के पटक दिए नीचे, और बस फ़ायज़ा आई हैं, वो डर रही हैं, और यहाँ से वो भागने की फ़िराक में हैं। तो ख़ैर जब नसरीन लोग साथ-साथ में रहती थीं, यानी नसरीन और महरीन साथ में रहती थीं, तो मैं हमेशा ही एक बात बोलती थी कि तुम लोग इतना साथ-साथ में रहते हो, मैं तुम दोनों की शादी एक ही घर में कराऊँगी। तो लेकिन जब नसरीन की शादी हुई, तो वहाँ पर आसिफ़ इकलौते थे। तो ख़ैर अल्लाह को तो कुछ और मंज़ूर था। तो फिर मम्मी भी बैठी थीं रूम में, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब महरीन के बारे में बात होने लगी। तो मम्मी काफ़ी ज़्यादा उदास हो गईं। तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी को थोड़ा-सा बाहर ले चलूँ, और उनका थोड़ा-सा मूड अच्छा हो जाए। तो जैसे हम लोग निकले ना, काफ़ी ज़्यादा आंधी आने लगी, और फिर मम्मी ने कहा वापस लौट चलो। लेकिन फिर मैंने उनको देखा ना, काफ़ी ज़्यादा उदास हो गईं। तो वो वैसे ही हर वक्त उदास रहती हैं, और काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेती हैं वो। और जिसकी ऐसे ही 25-26 साल की औलाद चली जाए, तो वो तो 24 घंटे उदास रहेगा। तो ख़ैर आंधी देख के मम्मी बहुत ज़्यादा डर गईं, और वो आ नहीं रही थी साथ में। बस मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि मम्मी को थोड़ा-सा मैं जो है घुमा दिया करूँ, ताकि उनका मूड फ्रेश हो जाए। तो वैसे वो गाड़ी से तो नीचे उतरेंगी नहीं, हम में से कोई गाड़ी से नीचे नहीं उतरेगा। बस मैंने कहा आप चलो मेरे साथ।
और जब मैं उनको फ्रंट सीट पे बैठालती हूँ आगे, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत खुशी होती है। और मैं आप सबसे ही कहूँगी कि अपने पेरेंट्स का खूब ज़्यादा ख़्याल रखिए, ख़ासकर माँ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। तो बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम लोग अपनी मदर को नहीं प्यार करते हैं या अपने पेरेंट्स को नहीं प्यार करते हैं, तो ये आप लोगों की गलतफ़हमी है। बस हम लोग जो है इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थे, जब मेरी सिस्टर बीमार थी तो हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस जिनके यहाँ ये प्रॉब्लम हुई है, सिर्फ वही ये प्रॉब्लम फ़ील कर सकते हैं, और जिनका कोई करीबी गया होगा इस दुनिया से, वही मेरे दर्द को फ़ील कर पाएंगे। तो मैं तो खैर उसकी बहन हूँ, और जब मुझे उसकी इतनी ज़्यादा याद आती है तो मैं अपनी मम्मी के बारे में सोचने लगती हूँ कि उनको कितनी याद आती होगी। तो मेरी मम्मी का नेचर भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, और 2 साल के अंदर उन्होंने कई लोगों को खोया है। उनके कई अज़ीज़ यहाँ से गए हैं। सबसे पहले तो उनके बहन का बेटा, यानी मेरी खाला का लड़का, जो कि मेरी एज का था, बेचारे की शादी भी नहीं हुई थी, उसकी डेथ हो गई। तो मेरी बहन ने काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस किया था, और उसने मुझसे कहा था कि इतना छोटा और उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो भी बहुत जल्दी जाने वाली है। फिर मेरी नानी की डेथ हुई, तो उसी रात से वो बीमार थी। फिर मेरे मामू की डेथ हो गई, फिर उसके बाद में मेरी बहन की डेथ हो गई। तो मम्मी मेरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थीं, और ये 2 साल उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी था और बहुत ज़्यादा मुश्किल से भरा हुआ था। तो ख़ैर मैं भी बड़ी इमोशनल टाइप की हूँ, और मेरी मम्मी भी बड़ी इमोशनल टाइप की हैं, तो हम दोनों एक ही जैसे हैं। यानी मुझे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, और यानी टोटली मैं अपनी मम्मी को ही पड़ी हूँ, और जैसे वो सोचती रहती हैं 24 घंटे, तो मेरा भी मिजाज कुछ ऐसा ही है। तो ना ही मैं अपनी बहन को भूल पा रही हूँ, और ना ही वो अपनी बेटी को भूल पा रही हैं। तो कई लोगों ने मुझे टोका भी कि इतना ज़्यादा मत सोचा करो, और हालांकि सबको जाना है, लेकिन बड़े करीब थी मेरी वो, और मैं जो कहती थी वो मेरी हर बात मानती थी। वैसे मेरे सारे भाई बहन माशाल्लाह मेरे करीब हैं, और मैं सबको बराबर ही प्यार करती हूँ, लेकिन होता है ना, कुछ लोग जो है, कोई कोई ऐसे होते हैं जो आपके दिल के ज़्यादा करीब होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जो है मुझे फ़ॉलो करती थी, और ख़ासकर जो है इस्लामिक टाइप का जो भी चीज़ देखती थी, वो तुरंत वो मुझसे पूछती थी, और नमाज़ कुरान भी बड़ी पाबंदी के साथ करती थी। बस बड़ी अच्छी थी, और शायद किसी ने सच ही कहा है कि अल्लाह ताला को हर अच्छी चीज़ पसंद होती है, तो शायद वो इस दुनिया से बड़ी जल्दी चली गई। तो उनको जो है बड़ी दूर शादी करने का शौक़ था। वो कहती थी मैं पास में शादी नहीं करूँगी, और अच्छे लड़के से शादी करूँगी, क्योंकि वो जब किसी को शादी के बाद दुखी देखती थी ना, तो बड़ी जो है बहुत जल्दी से वो रंजीदा हो जाती थी, और बहुत जल्दी जो है वो सोचने लगती थी कि ऐसे कैसे कोई लड़की अपना घर छोड़ के जाती है, और फिर लड़के लोग परेशान करते हैं। तो खैर हम लोग कभी-कभी आपस में सारी बहनें बात भी करते थे कि मेहरीन कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि शादी के बाद तो कितना ज़्यादा जो है सारा चीज़ चेंज हो जाता है, और कैसे मैनेज कर पाएगी वो। तो लेकिन उसकी किस्मत में ये सब था ही नहीं, और उसके पहले वो चली गई। तो जब भी मैं कुछ भी पापा के घर से रिलेटेड बनाती हूँ कोई वीडियो, तो मुझे बड़े गंदे कमेंट आते हैं, और पता नहीं कौन वो कमेंट करता है। हालांकि 1-2 बार मैंने इग्नोर किया, और फिर मैंने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया कि जो भी कमेंट करता है वो कोई जाना पहचाना सही है, और शायद उसको रात को जगने की बड़ी आदत है, क्योंकि देर रात उसके मैसेज आते हैं, और एक अजीब इत्तेफाक होता है कि मैं उसका मैसेज देख लेती हूँ, मैं तुरंत डिलीट कर देती हूँ बिना कुछ कहे हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सब्र कर लेते हो तो फ़रिश्ते आपका जवाब दे जाते हैं, और अल्लाह आपको उसका बेहतरीन बदला देता है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि किसी के बुरे समय में अगर आप उसके ज़ख्मों पे कोई मरहम ना रख सको, तो नमक भी मत छिड़को। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। मैं नहीं चाहती कि मैं आपका नाम लेके बोलूं, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि किसी के दर्द को समझो, क्योंकि कब किसके ऊपर मुसीबत पड़ जाए कुछ पता नहीं है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया कि मैं इग्नोर करूं, और मैं काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रही हूँ, तकरीबन 1 साल से। कोई है जो है वो सब कुछ जानता है, और फिर इस तरीके से मैसेज करता है, तो अच्छा तो नहीं लगता है। मुझे भी लगता है कि मैं जवाब दूं, लेकिन मैं जो है ज़िंदगी में मैंने काफ़ी ज़्यादा गम झेले हैं, और मेरा नेचर यही बन गया है कि कोई कुछ भी करता है, कोई कुछ भी कहता है, तो मैं बड़ी आसानी से उसको जो है झेल ले जाती हूँ।
क्योंकि सब्र एक बड़ी अच्छी नेमत है, और जिसको सब्र मिल जाए, सब्र जैसी दौलत मिल जाए, फिर कोई कुछ भी आपका करे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी होगा आपके लिए, आपके समझने के लिए, क्योंकि जब आप मैसेज टाइप करते हो ना, तो आप ज़रा अपनी उँगलियों को काबू में रखा करो कि आपकी उँगलियाँ क्या अल्फ़ाज़ लिख रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ाज़ों का चुनाव ज़रा सोच समझ के करना चाहिए, और ख़ासकर वहाँ जहाँ लोग गम में डूबे हुए हों। तो मैं तो इस वक़्त इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ कि मुझे अपने आप को वहाँ से निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो ख़ैर ये वो रोड है जहाँ पर मैं गाड़ी चलाना जब सीख रही थी, तो इसी रोड पर वो लोग चलवाते थे। तो मेरी नसरीन बेबी साथ में थी, तो हम लोग बात करने लगे। तो ख़ैर उस वक़्त तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं जो है खुद की गाड़ी ख़रीदूँगी और फिर यहीं पर इसी रोड से गुज़रेंगे। तो हालाँकि नसरीन की शादी होने वाली थी, उन्हें तो शादी में गाड़ी मिल गई थी, फिर मैंने बाद में गाड़ी ख़रीदी थी। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थीं। तो आज बस मम्मी को मैं खुश करने के लिए बाहर लाई थी, और जो है स्टार्टिंग में तो आंधी आने लगी, तो काफ़ी ज़्यादा वो जो है उलझने लगी। फिर वो जो है शांत हो गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी। तो महरीन मेरे साथ सिर्फ़ एक बार ही बाहर आई थी घूमने, और फिर जो है मैंने गाड़ी 19 में ली थी, 2019 में, और फिर 20 में कोरोना आ गया। फिर उसके बाद में वो खुद भी बीमार हो गईं, तो बड़ी उनको ख्वाहिश थी कि जो है मैं भी गाड़ी चलाना सीखूं। काफ़ी ज़्यादा हम लोग में प्यार है माशाल्लाह, और ऐसे हालात रहे कि हम सब जो है उलझ गए, और एकदम मतलब गम में घुसते हुए चले गए, और फिर जो है लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसका गलत फ़ायदा उठाया। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी तकलीफ़ में रहे, कोई भी गम में रहे, तो कभी भी आप जो है उसको और तकलीफ़ में डालने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगला बंदा बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर उसकी आह लग गई तो फिर हो सकता है कि आपका भी बहुत कुछ नुकसान हो जाए। अगर आप किसी को खुशियाँ नहीं दे सकते हो, तो कोशिश करो कि आपके अल्फाज से किसी को हर्ट ना हो, क्योंकि जब भी मैं कोई भी व्लॉग डालती हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मुझसे कोई गुनाह ना हो, और दूसरी मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे मुँह से कोई भी अल्फाज ऐसे ना निकलें कि किसी को वो लग जाए, क्योंकि मैं बड़ा दिल से मानती हूँ, जिसको भी मानती हूँ बड़ा दिल से मानती हूँ। लेकिन अगर एक बार कोई नज़र से उतर गया, तो फिर वो दोबारा मेरे दिल में नहीं बसता। ये मेरी अपनी जो है मजबूरी है। अब इसको आप अच्छाई समझिए या ख़राबी समझिए, लेकिन ये अच्छाई तो है कि जिसे मानती हूँ, बड़ा दिल से मानती हूँ। तो ख़ैर, लेकिन मैंने इतनी छोटी सी उम्र में सीख लिया कि माँ-बाप और भाई-बहन से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता है। और मैं आपसे यही कहूँगी कि माँ-बाप को दिल भर के प्यार दीजिए, दिल भर के इज़्ज़त दीजिए, और अपने भाई-बहनों के साथ मिल के खुश रहिए। और अगर आपके बीच में कोई तीसरा बंदा, चौथा बंदा मिसअंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक़्त आप जो है बर्दाश्त कर लीजिए, और सारे मामलात को अल्लाह पे छोड़ दीजिए। मेरा यकीन मानिए, वक़्त ऐसा मरहम होता है ना कि वो सारे हालात को ठीक कर देता है। तो ख़ैर, आज अमान वीडियो ले रहे थे, और जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छे से वीडियो क्लिप ली है। तो मैं कहीं उतरी नहीं, और हम में से कोई भी नीचे नहीं उतरा, क्योंकि ऐसा कोई इरादा ही नहीं था कि कहीं घूमने जाना है। बस मैंने मम्मी को अपसेट देखा, और मैंने सोचा कि थोड़ा-सा मैं इनको बाहर ले चलूँ, और वो कहीं भी नहीं जाती हैं। तो मेरी मम्मी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सीधी हैं, लेकिन इतना स्ट्रेस में रहती हैं, ये 2 साल उनके लिए इतना भारी रहा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेचैन सी हो जाती हैं, और इतनी कीमती चीज़ उन्होंने खो दिया। मुझे लगता है कि अरिंदे परिंदे भी जब अपने बच्चों को खो देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वो दुःख में रहते हैं। तो मैं मम्मी को बहुत ज़्यादा समझाती हूँ कि जाने दो, वो बहुत प्यारी थी और उसको अल्लाह ले लिए। आप सब्र करो, और जो है वो वहाँ पे अच्छे से होगी इंशाल्लाह। तो आई होप कि मेरी कोई भी बात किसी को बुरी ना लगे, और अगर किसी को बुरी लगे तो प्लीज़ दिल से माफ़ी मैं माँगती हूँ।
लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि एक अच्छे इंसान बन के रहिए सारे लोग। और मैं बड़ी जो है दिल की नरम हूँ और गुस्सा है मेरे अंदर, लेकिन मैं किसी को कभी भी कोई भी जो है दुख नहीं देना चाहती हूँ। और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है और अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो लोग मुझे कमेंट करके झूठी भी बोलते हैं, लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला मुझे सब्र दे और आपको हिदायत दे। और आई थिंक आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।